तो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है हौसले की उड़ान। एक बहू हजारों सपने लेकर अपने ससुराल में कदम रखती है और उसके बाद जो उसके साथ होता है उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। आज घर में कुछ ज़्यादा ही चहल पहल थी। संतोष जी का छोटा बेटा सूरज, जो विदेश में नौकरी करता था, आज उसके लिए एक ऊंचे खानदान से रिश्ता देखने लड़की वाले आ रहे थे। और यह मौका संतोष जी किसी भी सूरत में हाथ से निकलने देना नहीं चाहती थी, इसलिए लड़की वालों की खातिरदारी में कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती थी। वह सुबह से ही अपनी बड़ी बहू दिव्या पर हुक्म चलाने में लगी थी। दीवार पे टंगे एक शो पीस को देखते हुए और तिलमिलाते हुए गुस्से से बोली, ढंग से सफाई नहीं कर सकती? कितनी मिट्टी यहाँ पर जमा हो गई है, जल्दी से साफ करो। दिव्या ने बिना कुछ कहे यहाँ से धूल साफ की और फिर हाथ धोकर किचन की ओर भागी। लेकिन संतोष जी को चैन कहाँ। जैसे ही उनकी नज़र सोफे पर गई, माथे पर बल पड़ गए। हे भगवान, अब यहाँ देखो जरा, ये सोफे झाड़े भी नहीं। कहते हुए उन्होंने खुद ही झाड़न उठा लिया और सोफों को ऐसे झाड़ने लगी जैसे कोई जंग लग गई हो। सब्जी और छोले तैयार हो गए हों तो खीर भी बनने को रख देना। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जी माँ जी, बना रही हूँ, हड़बड़ाते हुए दिव्या ने कहा और फिर काम करने की गति और भी बढ़ा दी। पूड़ियों का आटा भी लगाना बाकी है। अभी तुम क्या कर रही हो? बस लगाने ही वाली हूँ माँ जी। अपने दुपट्टे से पसीना पोंछती हुई दिव्या ने कहा। सुबह से काम करके उसकी कलाई दुख रही थी, मगर शिकायत का एक शब्द भी उसकी जुबान पर नहीं आया। तभी संतोष जी शक भरी निगाहों से किचन का जायजा लेने लगी। दिव्या की पूरी कोशिश थी कि सब कुछ ठीक ठाक निपट जाए। वो जानती थी कि थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो उसकी सासू माँ हर बार की तरह उसे खरी खोटी सुनाने से नहीं चूकेंगी। लड़की वालों के आने का समय हो रहा था, लेकिन बेचारी दिव्या को इतनी भी फुर्सत कहाँ मिली कि जाकर अपने कपड़े ही बदल लेती। आखिरकार दरवाजे की घंटी बजी। आ गए। संतोष जी ने घड़ी देखी और खुशी से चहके। फिर तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू ठीक ठाक किया, चेहरे पर बनावटी गरिमा लाई और दरवाजे की ओर बढ़ गईं। अरे आइए आइए, कब से आपका ही इंतजार था। उन्होंने लड़की वालों का हाथ जोड़कर स्वागत किया। लड़की के माता पिता के साथ उसके चाचा चाची भी आए थे। उनकी चाल ढाल और कपड़ों से ही साफ झलक रहा था कि वे कितने संपन्न हैं। वे सोफे पर बैठते ही घर की बारीकी का मुआयना करने लगे। दिव्या जल्दी जल्दी पानी लेकर आई और फिर नाश्ते की तैयारी में लग गई। लेकिन सुबह से भाग दौड़ करते करते उसकी हालत बिगड़ गई थी। माथे पर पसीना छलक रहा था। साधारण सूट सलवार पर सूती दुपट्टा पहने हुए वो भी काम करते करते गंदा हो गया था। लड़की वालों में से चाची ने धीरे से अपने पति के कान में फुसफुसाया, ये कौन है? तो लड़की की माँ ने कहा, पता नहीं, शायद नौकरानी लग रही है। संतोष जी ने यह सुन लिया और बिना किसी झिझक के मुस्कुरा कर बोली, अरे नहीं नहीं, ये हमारी बड़ी बहू दिव्या है। एक पल के लिए लड़की वाले हक्के बक्के रह गए। उनके चेहरे पर हल्की असहजता तैर गई। लड़की के पिता ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, ओह अच्छा, ये आपकी बहू रानी है। हमें लगा शायद। कहते कहते वो चुप हो गए। दिव्या चुपचाप सभी को नाश्ता परोसने लगी। लड़की वाले एक अमीर घराने की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन यहाँ बहू की हालत किसी काम वाली जैसी लग रही थी। संतोष जी ने माहौल में पसरी अजीब सी चुप्पी को भांप लिया। वो जोर से हंस पड़ी, क्या करें, हमारी बहू को काम की आदत है इतनी, इसे आराम करना पसंद ही नहीं है। लड़की की माँ ने धीमे स्वर में कहा, अच्छा, बहू काम करने की इतनी आदी है, लेकिन हमारी बेटी को तो ऐसे घर के काम करने की आदत नहीं है। संतोष जी ने तुरंत बात संभाली, अरे नहीं नहीं, हमारी छोटी बहू को कोई तकलीफ नहीं होगी, बड़ी बहू को तो यह शौक है। लड़की वालों के मन में अब हल्की झिझक थी। उनका व्यवहार थोड़ा सा बदला बदला सा लगने लगा। वे चुपचाप नाश्ता करने लगे, लेकिन उनके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। संतोष जी ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, लेकिन उनके मन में हलचल मची हुई थी। इस रिश्ते को किसी भी हाल में फिसलने नहीं देना था। उन्होंने अपनी बातों से माहौल ठीक करने की कोशिश जारी रखी। चाय नाश्ते के बाद लड़की वालों ने इधर उधर की बातें की, लेकिन माहौल पहले जैसा सहज नहीं रहा।
तभी लड़की के पिता ने सवाल किया, वैसे आपका बेटा सूरज कब आने वाला है भारत? संतोष जी ने झट से मुस्कान ओढ़ ली। बस यूं समझिए कि 1 महीने के अंदर अंदर पहुंच जाएगा। नौकरी से छुट्टी लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन अब सब तय हो गया है। थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई और फिर वे सब उठ खड़े हुए। संतोष जी ने पूरे जोश के साथ उन्हें विदा किया। हमें पूरी उम्मीद है कि यह रिश्ता आगे बढ़ेगा। अब आगे का फैसला आप सब पर है। लड़की की मां ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और वे सभी गाड़ी में बैठकर चले गए। लेकिन शाम होते होते संतोष जी की बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि लड़की वालों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। संतोष जी का धैर्य अब जवाब देने लगा। वो बार बार फोन की तरफ देख रही थीं। आखिरकार उन्होंने बिचौलिए शर्मा जी को फोन लगाया, जो ये रिश्ता करवा रहे थे। हाँ शर्मा जी, क्या खबर है? लड़की वालों ने क्या कहा? संतोष जी की आवाज में घबराहट थी। शर्मा जी ने कुछ देर चुप रहने के बाद गहरी सांस ली। बहन जी, कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, मगर लड़की वालों ने साफ साफ मना कर दिया है। क्या? पर क्यों? संतोष जी को जैसे कानों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा जो लोग अपनी बड़ी बहू को नौकरानी बनाकर रखते हैं, वे छोटी बहू को क्या ऐश कराएंगे? संतोष जी के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। क्या बकवास है ये? हमने दिव्या को कब नौकरानी बनाया? उनका स्वर ऊंचा हो गया। शर्मा जी ने ठंडी आवाज में कहा, देखिए मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। असल में उन्हें लगा कि आपका परिवार उनके स्टेटस से मेल नहीं खाता। उन्होंने यह तक कह दिया है कि उन्हें ऐसे परिवार में रिश्ता नहीं करना है जहां बहुओं से नौकरानियों की तरह काम करवाया जाता है, जहां बहू और नौकरानी में कोई फर्क नहीं दिखाई दे। वे कहते हैं कि इस घर में उनकी बेटी खुश नहीं रह पाएगी। अब संतोष जी की सांसें तेज चलने लगी। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा गया। ये सब उस मनहूस दिव्या की वजह से हुआ है। अगर वह जरा भी संभल कर रहती, ढंग से तैयार होकर बैठती, तो यह नौबत नहीं आती। उन्होंने झटके से फोन काट दिया और माथा पकड़कर सोफे पर बैठ गई। उसी समय संतोष जी का बड़ा बेटा विकास घर में दाखिल हुआ। विकास जैसे ही अंदर आया, उसने अपनी माँ को परेशान देखा। वह बेचैनी से गहरी सांसें ले रही थी। क्या बात है माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? विकास ने पास बैठते हुए पूछा। संतोष जी ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, जब तक ये दिव्या हमारी जिंदगी में रहेगी, तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। न मेरी तबीयत और न ही इस घर की हालात। विकास चौंक गया। अब क्या हो गया माँ? संतोष जी ने गुस्से से आंखें बंद कर ली। फिर बोली, इतना अच्छा रिश्ता आया था सूरज के लिए और लड़की वालों ने मना कर दिया। उन्होंने रिश्ता ठुकरा दिया, और वो भी सिर्फ तुम्हारी बीवी की वजह से। विकास को यकीन नहीं हुआ। दिव्या की वजह से? मगर क्यों? संतोष जी ने झट से आंखें खोलकर उसे घूरा। क्या तूने नहीं देखा किस हाल में थी वह उनके सामने? कपड़े पहनने तक का सलीका नहीं है उसे। उसका बस चले तो पूरे घर को डुबो दे। जरा भी अक्ल नहीं है उसमें। सुबह से उसे कहा था कि लड़की वाले ऊंचे घराने के हैं, फिर भी वो यूं नौकरानियों जैसा बनी घूम रही थी। विकास का चेहरा गंभीर हो गया। संतोष जी ने आगे कहा, एक बहू के पहनावे से ही उसके पति और ससुराल की इज्जत होती है। अगर वह अच्छे कपड़े पहनेगी तो लोग तुम्हारी ही वाह वाह करेंगे, और अगर वह इस तरह रहेगी तो लोग यही कहेंगे कि हम अपनी बहू पर जुल्म करते हैं, ना उसे अच्छा खाने को देते हैं ना पहनने को। अब सोच, जब ये बात 10 लोगों तक जाएगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा? विकास को अब माँ की बातों में सच्चाई नजर आने लगी। अब तू ही कुछ कर बेटा। अगर इस घर की इज्जत बनाए रखनी है तो अपनी बीवी को समझा कि एक बहू को कैसे रहना चाहिए। विकास बिना कुछ कहे तेजी से उठा और गुस्से में अपने कमरे की ओर बढ़ गया। विकास ने झटके से दरवाजा खोला तो दिव्या झट से उठी और बोली, आ गए आप? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जैसे ही दिव्या रसोई की ओर जाने लगी, तभी विकास ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और झटके से उसे पीछे की ओर ढकेला। दिव्या गिरते गिरते बड़ी मुश्किल से संभली। इससे पहले कि वो उनके व्यवहार का कारण पूछती, विकास कड़वी आवाज में बोला,
ये तुमने कैसा हुलिया बना रखा है। एक ही साल हुआ है हमारी शादी को और देखो अपने आप को शीशे में। नवविवाहिता नहीं किसी की विधवा लग रही हो। सुनते ही दिव्या के होश उड़ गए। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? और क्या कहूँ, तुम्हें तो इतनी भी अक्ल नहीं है कि किसी के सामने कैसे आना चाहिए। दिव्या ने हैरानी से कहा, क्या मतलब? अच्छा, इतनी छोटी बच्ची नहीं हो जो तुम इतना भी नहीं समझती कि जब बाहर से लोग आएं तो कैसे तैयार होकर आना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग तुम्हें ठीक से पहनने को नहीं देते। दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। पर विकास, सुबह से सारा काम मैं ही तो कर रही थी। मैंने पहनने के लिए नई साड़ी निकाली भी थी, लेकिन काम इतना ज़्यादा था कि कपड़े बदलने की फुर्सत ही नहीं मिल पाई। इसलिए तभी विकास उसकी बात काटते हुए जोर से चिल्लाया, तो क्या हुआ? घर के काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ नौकरों की फौज खड़ी हो? घर के जितने काम है वो तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों के सामने हमारी बेइज्जती करवाओ। आज तुम्हारी वजह से सूरज का इतना अच्छा रिश्ता हाथ से चला गया। आज के बाद अगर तुम किसी के सामने ऐसे हुलिये में आई तो तुम्हारी खैर नहीं। दिव्या हैरान थी, क्योंकि शादी के बाद से लेकर आज तक, सुबह से लेकर रात तक, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सास और पति के इशारों पर ही नाच रही थी। फिर भी उसे बातें सुनाई जाती थी, बात बात पर जलील किया जाता था और कभी कभी तो विकास उस पर हाथ भी उठा देता था। रसोई में रोटी बनाते वक्त दिव्या सोचने लगी कि कितनी उम्मीदें लेकर वो शादी करके इस घर में आई थी कि माँ जैसी सास मिलेगी और प्यार करने वाला पति मिलेगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। सास दिन भर हुक्म चलाती और रात होते ही बहू की शिकायतों का पिटारा खोल देती। विकास कभी भी उसकी नहीं सुनता था और जरा जरा सी बात पर उस पर चीखना चिल्लाना और उस पर हाथ उठा देना उसकी आदत बन चुकी थी। कितने महीनों से वो अपने घर नहीं गई थी। माँ बाप से मिले कितना समय बीत गया था। शादी से पहले तो सोचा था कि एक ही शहर में मायका और ससुराल है, जब भी दिल करेगा माँ के पास चली जाऊंगी। लेकिन यहाँ तो उसे घर से बाहर पैर निकालने तक की इजाज़त नहीं थी। दिव्या का कोई भाई नहीं था, इसलिए अपने माँ बाप की चिंता सताती रहती थी उसे। करीब 3 महीने पहले उसने माँ से मिलने जाने की बात कही थी तो विकास ने अपनी माँ की बोली बोलते हुए गुस्से से आंखें दिखाकर कहा था, हर दूसरे दिन मायके जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यही तेरा घर है और तुझे इसी घर में रहना है। उसके बाद तो दिव्या ने माँ के घर जाने की बात करने की हिम्मत नहीं की। फ़ोन पर ही बात होती तो सास की कड़ी नज़रों के बीच बस कुछ ही मिनटों की औपचारिक बातचीत। तभी बाहर से सासू माँ की तेज आवाज़ आई, बहू रसोई में जाकर सो गई हो क्या? विकास डाइनिंग टेबल पर बैठा इंतजार कर रहा है। तभी ख्यालों में डूबी दिव्या एकाएक ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। खाना लाकर टेबल पर रखा, लेकिन मन अब भी भारी था। अगले दिन सुबह जब दिव्या रोजाना की तरह काम करने में व्यस्त थी तो उसकी सासू माँ ने कहा, आज हमें मेरी सहेली के बेटे की शादी में जाना है, तो कोई अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। तो दिव्या ने धीमे स्वर में कहा, जी माँ जी, तैयार हो जाऊंगी। तभी संतोष जी नाक चढ़ाते हुए बोली, और हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से तैयार हो। कोई ऐसा वैसा सूट या साड़ी मत पहन लेना, मेरी इज्जत का सवाल है। सासू माँ की बातें सुनकर दिव्या कुछ पल के लिए सन्न रह गई। उसने धीरे से सिर हिलाया और संतोष वहाँ से चली गई। लेकिन दिव्या का दिल बुझ सा गया था। शाम को उसने अपनी अलमारी से एक हल्का गुलाबी रंग का सूट निकाला और तैयार होने लगी। उसने हल्का सा श्रृंगार किया, लेकिन चेहरा अब भी उतरा हुआ था। तभी कमरे में विकास आ गया तो दिव्या ने जल्दी से उसके कपड़े निकालकर उसे दे दिए। वह सोच रही थी कि शायद विकास उसकी ओर देखकर उसकी तारीफ करेगा, लेकिन विकास ने उसकी ओर नजर भरकर देखा तक नहीं। फिर दिव्या ने ही पूछ लिया, बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? तो विकास उसे देखते हुए बोला, ठीक लग रही हो। इतना ठंडा सा जवाब पाकर दिव्या का दिल बुझ सा गया।
तभी कमरे में उसकी सासू माँ आईं और बोली, अरे विकास, आ गया तू? जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो देर हो जाएगी। फिर संतोष जी की नज़र दिव्या की ओर गई। बहू, तुमने फिर यह बेकार सा सूट पहन लिया। कितनी बार कहा है, अपनी माँ के दिए हुए यह घटिया सूट पहनने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। क्या सोचेंगे सब लोग कि मेरी बहू के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं हैं। अभी के अभी यह कपड़े बदलो और तुम्हारी शादी के शगुन पर जो साड़ी हमने तुम्हें दी थी वो साड़ी पहनो। और यह क्या, तुमने एक गहना तक नहीं पहना? विकास, यह तो सब लोगों के सामने हमारी नाक कटवा कर रख देगी। यह बात सुनकर विकास गुस्से से बोला, तुमने सोने के गहने क्यों नहीं पहने? तो दिव्या ने कहा, वो गहने तो। इससे पहले कि दिव्या अपनी बात पूरी कर पाती, संतोष जी ऊंची आवाज में बोली, हाँ हाँ, मुझे मालूम है, गहने मेरे पास हैं, संभाल कर ही रखे हैं, खाए नहीं जा रही हूँ मैं तुम्हारे गहने। पर मुझे भी ये मालूम है कि तुम उन गहनों को संभाल कर नहीं रख पाओगी, इसलिए अपने पास रखे हैं मैंने। फिर विकास ने कहा, दिव्या, तुम माँ से गहने मांग भी तो सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हारे अहम को ठेस पहुँचती है ना। या फिर तुम दुनिया वालों के सामने यह साबित करना चाहती हो कि तुम बहुत बेचारी हो, जिसे आज तक किसी ने कुछ नहीं दिलाया। अब मेरा मुंह क्या ताक रही हो? जरा ढंग से तैयार हो जाओ, और हाँ, चेहरे पर जरा मुस्कुराहट रखो। शादी पर जा रहे हैं, किसी मातम में नहीं। इतनी बात कहकर विकास बाथरूम में चला गया। दिव्या की आंखें आंसुओं से भरे हुए थे। उसने अपनी सास के कहे अनुसार चुपचाप उनकी दी हुई लाल रंग की साड़ी निकाली, श्रृंगार किया, गहने पहने और चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान ओढ़ ली। कुछ देर बाद वे सब शादी में पहुंच गए। संतोष जी की सहेलियां और अन्य जान पहचान के लोग वहां मौजूद थे। दिव्या ने देखा कि जैसे ही वे लोगों के सामने पहुंचे, उनकी सास और पति का व्यवहार एकदम बदल गया। संतोष जी ने दिव्या को अपने पास खींचा और गर्व से कहा, देखो, ये मेरी बहू है, कितनी सुंदर और संस्कारी है ना। उनकी आवाज़ में वही मिठास थी जो दिव्या को घर पर कभी सुनने को नहीं मिलती थी। विकास भी दिव्या के पास खड़ा था। उसने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। दिव्या ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वह जानती थी कि यह सब सिर्फ दिखावा है। इधर संतोष जी की सहेली राधा अपनी दूसरी सहेली से बात कर रही थी। वैसे संतोष की बहू तो बड़ी खूबसूरत है और सुना है स्वभाव की भी बहुत अच्छी है, राधा ने कहा। तो दूसरी सहेली ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ख्याल तो उसका संतोष भी बहुत रखती होगी। बहू से अच्छा व्यवहार हासिल करने के लिए उसके साथ भी तो अच्छा व्यवहार रखना पड़ता है ना। राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, संतोष हर जगह अपनी बहू को अपने साथ लेकर जाती है, और देखो ना कितने अच्छे तरीके से पेश आती है उसके साथ। उसकी साड़ी देखो, ये कम से कम 8-10 हज़ार की होगी। तभी संतोष जी अपनी सहेलियों के पास आई और राधा बोली, वाह संतोष, तुमने तो बहुत अच्छी किस्मत पाई है, बहू तो बहुत खूबसूरत है तुम्हारी। तो संतोष जी बोली, अरे राधा, अगर बहू ससुराल में हंसी खुशी से रहेगी तो चेहरे पर निखार तो आएगा ही ना। बेटी की तरह रखती हूँ मैं उसे। और विकास का तो क्या ही कहूँ, सारे नखरे उठाता है उसके। अगर बहू को अंदर से खुशी होगी तो चेहरे पर चमक क्यों नहीं होगी। राधा ने हंसते हुए कहा, वह तो दिखता ही है कि विकास कितना प्यार मिलने का, पर उसका तो इतना दिल लगा हुआ है यहाँ पर कि माँ बाप को भी भूल गई है। राधा ने आश्चर्य से कहा, अरे वाह, यह तो कमाल की बात है, वरना आजकल की बहुएं तो सास के साथ रहना भी पसंद नहीं करती, और यहाँ तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ रहकर इतनी खुश है। फिर राधा दिव्या के गहनों की तरफ इशारा करते हुए बोली, वैसे तुम्हारी बहू के गहने तो बहुत खूबसूरत हैं, तुम्हारी तरफ से हैं क्या? संतोष जी ने गर्व से कहा, अरे और नहीं तो क्या, एक एक गहना मैंने बहुत शौक से बनवाया है अपनी बहू के लिए। मैंने तो उनकी शादी से पहले ही सोच लिया था कि अपनी बहू के लिए मैं बहुत कीमती जेवर लेने वाली हूँ। एक भी गहना हल्का नहीं है, सब के सब भारी और जड़ाऊ है। दिव्या यह सब सुन रही थी। बात उन गहनों की हो रही थी जो संतोष जी ने उसकी शादी के समय खरीदे तो जरूर थे, लेकिन आज तक उसे अपने गहने पहनने का सौभाग्य नहीं मिला था। आज सिर्फ इसलिए पहनाए गए थे क्योंकि बाहर वालों को दिखाना था। संतोष जी ने दिव्या को अपने पास बुलाया और मीठी आवाज में कहा,
आओ बेटा, तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। देखो, यह मेरी बहू है, संतोष ने गर्व से कहा। दिव्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल भारी था। कुछ देर बातचीत करने के बाद संतोष जी ने कहा, अरे बहू, जाओ तुम दोनों खाना खा लो। विकास तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारे बिना खाना कहाँ खाएगा वह। यह कहते हुए संतोष जी हंसने लगी। राधा ने संतोष के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे तो तारीफ के काबिल तुम भी हो संतोष। अपनी बहू को इतना प्यार देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। संतोष जी एक मुस्कान के साथ बोली, अरे इतना ही नहीं, मैं तो अपनी बहू से घर का काम करने को भी नहीं कहती। राधा ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा, तो क्या तुम करती हो घर का काम? संतोष जी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, मैंने तो अपने बेटे की शादी के बाद से ही घर पर काम वाली बाई लगा ली है, जो दिन भर का काम करती है। अरे नई नई शादी हुई है मेरे बेटे और बहू की, अभी से अपनी बहू को काम पर लगा दूंगी क्या? यही तो उम्र है ऐश करने की। राधा को बहुत हैरानी हुई। उसने कहा, वाह संतोष, तुम्हारी सोच तो बहुत ही आधुनिक है। आजकल तो लोग बहू के आते ही उसे घर के काम में उलझा देते हैं, लेकिन तुमने तो उसे पूरी आज़ादी दे रखी है। संतोष ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू हमेशा खुश रहे। संतोष ने राधा की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम्हारी बेटी सारिका क्या कर रही है आजकल? कसम से बहुत प्यारी है, उसके लिए भी तो रिश्ता ढूंढ रही होगी ना? राधा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, सो तो है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो चिंता तो होती ही है। तो संतोष जी बोली, मेरा छोटा बेटा सूरज भी कुछ ही दिनों में कनाडा से इंडिया आने वाला है। सोच रही हूँ कि लगे हाथ उसके लिए भी रिश्ता देख लूँ। वैसे तो रिश्तों की कमी नहीं है उसके लिए, यूँ कहो कि लड़कियों की लाइन लगी है मेरे बेटे के लिए, लेकिन मुझे तो लाखों में एक बहू चाहिए। आखिर कोई छोटी मोटी नौकरी थोड़ी ना है मेरे बेटे की। कनाडा में अच्छी नौकरी कर रहा है, अपनी पत्नी को भी साथ ही ले जाएगा शादी के बाद। यह सुनकर राधा का दिल खुशी से उछलने लगा। वह अपनी सहेली संतोष का इशारा समझ गई। इधर शादी से लौटने के बाद जैसे ही संतोष जी, विकास और दिव्या घर के अंदर आए, दिव्या चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी पीछे से संतोष की तेज आवाज आई, अरे महारानी, कहाँ चली? ये जेवर तो मुझे वापस कर दो। सोने के गहने हैं, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, संभाल कर रखना पड़ता है। दिव्या एक पल के लिए ठिठक गई। उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी माँ जी, अभी उतार कर देती हूँ। वह अपने कमरे में गई, आईने के सामने खड़ी होकर गहने उतारने लगी। मंगलसूत्र को छूते ही उसकी आंखें नम हो गई। शादी के वक्त उसने सोचा था कि ये उसका सौभाग्य है, लेकिन आज ये सिर्फ एक उधार का गहना बनकर रह गया था। दूसरी तरफ विकास अपनी माँ के कमरे में पहुंचा। माँ दिव्या कह रही थी कि उसे कुछ दिनों के लिए मायके जाना है। संतोष जी पलटी और तीखे स्वर में बोली, पागल हो गया है तू? ये क्या बात कर रहा है? अरे माँ, मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन वो कह रही थी कि बहुत समय हो गया है मायके गए हुए। अगर अब भी मना कर दूंगा तो कहीं अपने मायके वालों से शिकायत न कर दे। संतोष जी कुछ क्षण सोचने लगी, फिर चतुराई से बोली, देख बेटा, एक काम कर, कल उसे मायके ले जा, लेकिन अपने साथ ही वापस ले आना। गलती से भी उसे वहाँ छोड़ने की भूल मत करना, समझा? विकास ने सिर हिलाया, ठीक है माँ। वह जाने ही वाला था कि संतोष जी ने फिर से रोका और कहा, अच्छा सुन, जेवर देख लेना जरा। हाँ माँ, अभी ला कर देता हूँ। इधर राधा पार्टी से लौटकर सीधे अपने कमरे में आई और जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उत्साहित होकर बोली, जानते हो आज की पार्टी कितनी शानदार थी। वहाँ संतोष की बहू दिव्या को देखकर तो बस दिल ही खुश हो गया। पति थोड़ा हैरान होकर बोला, अच्छा, ऐसा क्या खास था? अरे उसके बहू बेटे की जोड़ी देखते ही बन रही थी। विकास अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है, बस पूछिए ही मत। दोनों एक ही प्लेट में खाना खा रहे थे। कभी दिव्या के लिए कुछ लेकर आता तो कभी कुछ। सच कहूँ तो ऐसा प्यार मैंने बहुत कम घरों में देखा है। और संतोष अपनी बहू को तो पलकों पर बिठा कर रखती है। पति थोड़ा संदेह में बोला, राधा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ये सब दिखावा भी तो हो सकता है। बाहर वालों के सामने कुछ और घर के अंदर कुछ और। राधा ना में सिर हिलाते हुए बोली,
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में जो बहू को सच्चे दिल से प्यार करते हैं। अच्छा चलो मान लिया, पर तुम इतनी संतोष की तारीफ क्यों कर रही हो? राधा मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि वो अपने छोटे बेटे सूरज के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। आप तो जानते हैं सूरज कनाडा में सेटल है, शादी के बाद अपनी पत्नी को भी वहीं ले जाएगा। बात बात पर संतोष भी हमारी बेटी सारिका का जिक्र छेड़ रही थी। मुझे भी लगता है हमारी सारिका के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। ऐश करेगी वहाँ जाकर। उसका पति गहरी सोच में पड़ गया। बात तो सही कह रही हो, अपनी बेटी अच्छे परिवार में जाए, आराम से रहे, ये कौन नहीं चाहेगा। पति की सहमति मिल गई तो राधा ने बिना देर किए अगले ही दिन संतोष से इस रिश्ते की बात करने की सोची। दिव्या अपने पति विकास के साथ मायके से लौटकर घर में दाखिल हुई कि संतोष जी की तीखी आवाज़ गूंज उठी। आ गई अपने माँ बाप से मिलकर? अब तो कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी तुम्हारे। वैसे भी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं। अरे अगर यही सब करना था तो शादी करने की क्या जरूरत थी? रखते ना जिंदगी भर बिठाकर तुमको अपने पास। संतोष जी की झुंझलाहट और बढ़ गई। अब खड़ी रहोगी क्या? जल्दी से अपना बैग रखो और जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। ठीक है माँ जी, कहकर जैसे ही दिव्या कमरे में जाने लगी तभी सासू माँ बोली, वैसे तुम्हारे माँ बाप को भी इतनी अक्ल नहीं है कि मेरे लिए भी खाना भेज देते। बड़े ही बेशर्म किस्म के लोग हैं। दिव्या अक्सर अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर चुप रह जाती थी, लेकिन आज संतोष जी की बातों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। उसने उम्मीद भरी नज़रों से विकास की ओर देखा, शायद वह उसका पक्ष लेगा, लेकिन विकास तो चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में कोई विरोध नहीं था। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह अपनी माँ की बात से पूरी तरह सहमत है। विकास गुस्से से बोला, ऐसे हमारी तरफ घूरकर क्या देख रही हो? सुनाई नहीं देता क्या? जाकर खाना बनाओ, माँ को भूख लगी है। गहरी सांस लेकर उसने खुद को संभाला और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करते ही उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इधर संतोष जी ने विकास को अपने पास बुलाया, फिर संदेह भरे स्वर में बोली, इसे वहाँ अपने माँ बाप के साथ अकेला तो नहीं छोड़ा? अरे नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हो? मैं एक सेकंड के लिए भी वहाँ से नहीं हटा। वे लोग तो इसे 2-4 दिन को रुकने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। संतोष जी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। अच्छा किया तूने। बहुओं को ज़्यादा ढील दी जाए तो बगावत पर उतर आती हैं। सुबह हो चुकी थी, लेकिन सास की कड़वी बातें और विकास का बेरुखी भरा व्यवहार दिव्या के मन को छलनी कर रहा था। तभी विकास की आवाज़ ने उसकी तन्हाई को चीर दिया। वो चिढ़ते हुए बोला, ये कैसी शक्ल बना रखी हो? जब देखो तब रोनी शक्ल बनाए बैठी रहती हो। अच्छा आप नहीं जानते, रात को आपकी माँ ने मेरे और मेरे माता पिता के बारे में जो कुछ कहा, क्या वो सही था? विकास ने नजरें चुराते हुए झिझक कर जवाब दिया। तो क्या गलत कहा माँ ने? दिव्या का दिल धक से रह गया। वो हैरानी से बोली, मेरे माँ बाप के खिलाफ इतनी बातें कह दी उन्होंने, और तुम्हें उनमें कुछ भी गलत नहीं लगा? विकास क्रोधित स्वर में बोला, बस इसलिए तो मैं तुम्हारे मायके जाने के खिलाफ हूँ। वहाँ से लौटने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। दिव्या का गुस्सा अब आंसू बनकर छलक पड़ा। अच्छा कह तो ऐसे रहे हो जैसे मैं आए दिन मायके ही जाती रहती हूँ। सिर्फ एक दिन मेरी माँ ने रुकने को कहा था, फिर भी तुमने कैसे झूठ बोला था कि माँ की तबीयत खराब है। झूठा बहाना बनाकर मुझे ज़बरदस्ती यहाँ वापस ले आए। अच्छा जबान भी चलने लगी है तेरी। कहते हुए विकास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आव देखा ना ताव और जोरदार तमाचा दिव्या के चेहरे पर जड़ दिया। थप्पड़ की तीव्रता इतनी थी कि वह सीधे बिस्तर पर जा गिरी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। विकास ने उसकी तरफ देखा और निर्दयता से बोला, अगर इतनी ही तकलीफ है तो सामान बांधो और अपने मायके चली जाओ, और इसके बाद यहाँ वापस आने की ज़रूरत नहीं। दिव्या की आंखें आंसुओं से भर आई, लेकिन विकास वहीं नहीं रुका। आदेश भरे स्वर में बोला, अब खड़ी हो जाओ और जाकर नाश्ता बनाओ।
मुझे ऑफिस जाना है और माँ को भी भूख लगी है। और खबरदार फिर कभी ऐसी रोती सूरत दिखाई तो अगली बार ऐसी हाल करूँगा कि खुद को पहचान नहीं पाओगी। दिव्या को समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतना जालिम कैसे हो सकता है। वह बिना कुछ कहे उठी और खुद को संभालते हुए रसोई की ओर चल दी। कुछ देर बाद संतोष जी के पास फ़ोन आया। उनकी सहेली राधा का फ़ोन था। फ़ोन उठाया तो संतोष खुश होते हुए बोली, अरे वाह राधा, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं तो कब से चाहती थी कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। राधा और संतोष की खुशी का ठिकाना नहीं था। बिना ज़्यादा बातचीत के दोनों परिवारों ने लड़के और लड़की को एक दूसरे की तस्वीर दिखाकर रिश्ता पक्का कर दिया। अब बस सूरज के इंडिया आने का इंतज़ार था ताकि इस रिश्ते को औपचारिक रूप दिया जा सके। करीब 10 दिन के बाद विकास का छोटा भाई सूरज भी इंडिया पहुंच गया। वह घर पहुंचकर अंदर आया तो दिव्या सफाई कर रही थी। उसे देखते ही वो खुशी से उससे बातें करने लगी। आवाज़ सुनकर संतोष जी और विकास भी वहां आ गए। अपने बेटे को देखते ही संतोष जी के चेहरे की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी और फिर घुरती आंखों से दिव्या की ओर देखते हुए बोली, अब यहीं खड़ी रहेगी या मेरे बेटे के लिए कुछ चाय पानी भी लेकर आएगी? इतना भी नहीं सिखाया तेरे माँ बाप ने? यह सुनकर दिव्या अंदर चली गई तो सूरज बोला, क्या माँ इतनी सी बात पर उसे डांट लगा दिया? तो संतोष बोली, अरे तू नहीं जानता इसे, इसलिए ज़्यादा इसकी तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा वो सब छोड़, तू मुंह धोकर फ्रेश हो जा। भूख लगी होगी ना तुझे? कुछ देर बाद दिव्या ने चाय की ट्रे संभालते हुए जैसे ही सूरज के कमरे में जाने लगी, अंदर से आती आवाज़ों ने उसे रोक दिया। सूरज झुंझलाते हुए बोला, माँ ये सही नहीं है। सारिका और उसके घर वालों को इतना भी नहीं बताया कि मेरी नौकरी जा चुकी है और मेरा वीज़ा भी कैंसिल हो गया है। संतोष जी गुस्से से बोली, अरे तू पागल हो गया है क्या? जानता भी है कि सारिका के माँ बाप कितने रईस हैं। इकलौती बेटी है उनकी, शादी होते ही उसका बाप तेरा करियर और बिजनेस सेट कर देगा। लेकिन माँ, उन्हें अंधेरे में रखना गलत होगा। अगर शादी के बाद उन्हें पता चला, सूरज बेचैनी से बोला। तो संतोष ने आंखें तरेरते हुए कहा, बस अब तू कुछ नहीं बोलेगा। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करेगा। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी में अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सूरज चुप हो गया। अंदर खामोशी छा गई थी, लेकिन बाहर खड़ी दिव्या के हाथ गुस्से से कांप रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि घर के लोग इतनी बड़ी झूठ की बुनियाद पर रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। दिन बीतते गए और घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। आज सारिका के घर वाले आ रहे थे। हर बार की तरह इस बार भी सारा काम का बोझ दिव्या पर ही लाद दिया गया था और आज तो उसे सितारों से जड़ी हुई साड़ी पहनकर सारा काम करना था। पिछली बार जो हुआ था, संतोष उसे दोहराना नहीं चाहती थी। जैसे ही राधा अपने परिवार के साथ आई, दिव्या चाय की ट्रे लेकर आई, सबके सामने रख दी। राधा ने उसे देखते ही आश्चर्य से कहा, अरे बेटा, तुम ही काम में लगी हो, घर में काम वाली नहीं है क्या? दिव्या कहने ही वाली थी कि संतोष जी ने बीच में ही बात काट दी। बनावटी मुस्कान के साथ वो बोली, अरे काम वाली आई थी, सारा काम निपटा कर गई है। आज उसे जल्दी जाना था, उसके बेटे की तबीयत खराब थी, फिर मैंने उसे छुट्टी दे दी। आखिर दुख सुख तो सबके साथ है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम बाकी का काम कर लेंगे। लेकिन दिव्या भी ना मुझे कोई काम करने नहीं देती है। माँ बेटी सा प्यार है हम दोनों के बीच। राधा की बात सुनकर विकास झट से अपनी नकली हमदर्दी दिखाने लगा। अरे दिव्या, तुम भी बैठो ना, हमेशा काम में ही लगी रहती हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, आखिर तुम भी इस घर की बहू हो। राधा खुश होकर बोली, बस यही अपनापन चाहिए था मुझे। मैं जब भी आपके घर आती हूँ एक सुकून सा मिलता है मुझे। आपकी बड़ी बहू के चेहरे की रौनक और सुख देखकर ही मैंने अपनी बेटी का रिश्ता पक्का किया यहाँ पर। सुनते ही दिव्या मन ही मन बोली, चेहरे की रौनक, सुख, काश कोई देख पाता कि इस रौनक के पीछे कितने आंसू छुपे हैं। इसी बीच राधा के पति श्रीवास्तव जी सीधे सूरज की तरफ मुड़े और बोले, वैसे बेटा, एक ज़रूरी बात करनी थी। सारिका के विदेश जाने के लिए दस्तावेज कब तक तैयार हो जाएंगे?
आखिर वो तुम्हारे साथ ही कन्नाडा जाएगी ना। सूरज कुछ बोलता इससे पहले ही संतोष जी ने तेजी से बात संभाल ली। अरे पेपर्स तो बस कुछ दिनों में ही तैयार हो जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सब कुछ आराम से हो जाएगा। दिव्या की नज़र संतोष जी के चेहरे पर गई, जो अब भी पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। दिव्या का दिमाग घूम गया। सब लोग शादी के इंतजाम के बारे में बातें कर रहे थे, परंतु दिव्या के अंदर ज्वालामुखी धधक रहा था। वह जानती थी कि अगर उसने सीधे सीधे कुछ कहा तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। संतोष जी के दिखावे का नकाब इतना मजबूत था कि लोग उसके झूठ को सच मानते थे, लेकिन वह अब इस झूठ का हिस्सा नहीं बनेगी। उसने तय कर लिया था कि अब इस खेल को जल्दी ही खत्म कर देगी। उसकी नज़र टेबल पर रखी श्रीवास्तव जी की गाड़ी की चाबी पर पड़ी। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह धीरे से आगे बढ़ी और मेज पर रखे सभी गिलास उठाने का बहाना करते हुए चुपचाप चाबी अपनी मुट्ठी में दबा ली और तुरंत रसोई घर में आ गई। उसी समय सूरज किसी काम से घर से बाहर निकला। राधा ने संतोष जी से हाथ जोड़ते हुए कहा, अच्छा संतोष, अब हमें चलना चाहिए, शादी के दिन ही मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। संतोष जी बनावटी मुस्कान के साथ बोली, अरे इतनी जल्दी क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो अपने ही घर आना जाना लगा रहेगा। श्रीवास्तव जी, राधा और सारिका गली की ओर बढ़ गए। उनकी गाड़ी गली के बाहर खड़ी थी, इसलिए उन्हें थोड़ी दूर पैदल जाना पड़ा, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, श्रीवास्तव जी ने अपनी जेब में हाथ डाला और फिर अचानक ठिठक गए। अरे मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ गई? उन्होंने आश्चर्य से कहा। वह घबराहट में अपनी दूसरी जेबें टटोलने लगे। फिर कोट की अंदरूनी जेब में भी हाथ डाला, लेकिन चाबी नहीं मिली। मुझे लगता है चाबी वहीं घर पर ही रह गई है। हाँ, शायद वहीं रखकर भूल गए होंगे। चलिए मैं भी चलती हूँ। वे दोनों वापस संतोष जी के घर की तरफ मुड़ गए। उसी समय दिव्या ने अपनी दूसरी चाल चल दी। उसने अपनी सास और पति की ओर देखा और साफ शब्दों में कहा, मैं अब इस झूठ का हिस्सा नहीं बनूंगी। मैं सारा सच लड़की वालों को बता दूंगी। संतोष के चेहरे का रंग उड़ गया और घबरा कर बोली, क्या बकवास कर रही है तू? क्या करेगी ऐसा? इतनी हिम्मत बढ़ गई है तेरी? दिव्या बिना डरे उनकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी रही। विकास का खून खौल उठा। उसने झपट कर हाथ उठाया, चुप हो जा, अगर एक शब्द और भी बोली तो। दिव्या कड़क आवाज में बोली, मार लो, जितना मर्जी मार लो, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब मैं सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। तुम सबने मुझे बहुत सताया, लेकिन अब किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि यह शादी एक धोखा है। सब बताऊंगी कि तुम लोग मेरे साथ जानवरों से भी बुरा सलूक करते हो, घर की नौकरानी बनाकर रखते हो। इतने अत्याचार के बाद भी मुझे जबरदस्ती मुस्कुराने को बोलते हो। तुम लोगों ने झूठ बोलकर उन्हें फंसाया है। सूरज की कन्नाडा में कोई नौकरी नहीं है। मैं उन्हें बताऊंगी कि। दिव्या की बात पूरी भी नहीं हुई कि विकास का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। बकवास बंद कर अपनी। तू क्या बताएगी किसी को? दिव्या के चेहरे पर हाथों के निशान पड़ चुके थे, लेकिन उसकी हिम्मत अब भी नहीं टूटी थी। उसने अपनी सास की ओर देखा, जिनके चेहरे पर एक सातिर मुस्कान थी। संतोष हाथ नचाते हुए बोली, देख लिया कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इसकी, इसलिए कहती थी कि इसे काबू में रख। तभी दरवाजे पर एक आहट हुई, लेकिन गुस्से में बौखलाए विकास और संतोष ने ध्यान नहीं दिया। दिव्या चिल्लाकर बोली, तुम लोग चाहे जो कर लो, अब मैं चुप रहने वाली नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में लोहे की मजबूती थी। विकास फिर से दिव्या के बाल खींचते हुए बोला, अगर तूने मुंह खोला तो आज तेरी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अपनी पूरी ताकत के साथ उसने दिव्या पर हाथ उठा दिया, लेकिन इतने भर से उसे शांति नहीं मिली। वह चाहता था कि दिव्या दर्द से तड़पे, उसकी आंखों में डर दिखे। अब दिव्या को सबक सिखाने के लिए अपनी बेल्ट निकाली और हवा में बेल्ट को लहराते हुए उसे मारने लगा, लेकिन इस बार किसी ने पीछे से विकास का हाथ रोक लिया। विकास ने झटके से पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांस अटक गई। वे श्रीवास्तव जी थे, जिन्होंने उसका हाथ मजबूती से जकड़ रखा था। उनका चेहरा गुस्से और हैरानी से मिले जुले भाव से तना हुआ था।
संतोष जी के चेहरे का रंग उड़ गया, विकास भी हक्का बक्का रह गया। तो यह सब चल रहा था इस घर में। हमारी बेटी को भी ऐसे ही फंसाने की साजिश हो रही थी। राधा जी बोले। श्रीवास्तव जी ने गहरी सांस ली और एक कड़वी हंसी हंसे। वाह संतोष जी, बहुत बड़ा खेल खेला था आपने तो। हम तो आपके जाल में इस कदर फंस चुके थे कि अपने हाथों अपनी बेटी का गला घोंटने चले थे। संतोष जी घबरा गईं। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, यह लड़की तो झूठ बोल रही है। संतोष बोली, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राधा ने आगे बढ़कर दिव्या के गालों पर पड़े लाल निशानों को देखा और आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, इस मासूम सी लड़की का क्या हाल कर दिया है तुमने। फिर श्रीवास्तव जी गंभीर स्वर में बोले, अब यह रिश्ता तो किसी भी हालत में नहीं होगा। संतोष और विकास सख्ती में आ गए। संतोष घबराहट भरे स्वर में बोली, अरे नहीं भाई साहब, सुनिए तो सही, बहुत सुन लिया, अब हमें और कुछ नहीं सुनना। कहते हुए राधा जी घर से बाहर जाने लगी, लेकिन जाते जाते उन्होंने दिव्या की ओर देखा और उनका हाथ थाम लिया। बेटा, अब तुझे इस नर्क में नहीं रहना चाहिए। अगर हमने तुम्हें यहाँ रहने दिया तो ये जालिम लोग तुम्हें जान से मार देंगे। तुम हमारे साथ चलो। श्रीवास्तव जी और राधा दिव्या को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। दिव्या के गले, बाजुओं और चेहरे पर पड़े निशानों को देखकर पुलिस ने बिना देर किए घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कर लिया। इतने घाव देखकर पुलिस वाले भी हैरान थे। पुलिस ने तुरंत संतोष और विकास को गिरफ्तार किया। आज सलाखों के पीछे वो अपनी बेबसी पर रो रहा था। श्रीवास्तव जी की मदद से दिव्या ने उन पर कोर्ट केस किया था, जिससे बच पाना उन दोनों के लिए नामुमकिन था। इसके बाद दिव्या के कहने पर श्रीवास्तव जी ने उसे उसके मायके छोड़ दिया और उसे हर संभव मदद देने का फैसला किया। अब दिव्या अपनी ज़िंदगी की मालिक खुद थी। उसने अपनी अधूरी पढ़ाई फिर से शुरू की, जो शादी के बाद संतोष ने यह कहकर छुड़वा दी थी कि अब तुझे सिर्फ घर के काम करने हैं। लेकिन अब वह अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। इधर विकास और संतोष को घरेलू हिंसा के आरोप में 6 महीने की कैद और भारी जुर्माने की सज़ा मिली थी। जेल में बिताए वो 6 महीने उनके लिए बुरे सपने से कम नहीं थे। बाहर आने के बाद भी समाज की नज़रों में वो अपराधी ही थे। रिश्तेदारों ने किनारा कर लिया, पड़ोसियों ने बातचीत करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि सूरज भी अपनी माँ और भाई का साथ छोड़कर वहाँ से चला गया। विकास की नौकरी छूट गई थी। जिन लोगों के सामने कभी उन्होंने अपनी झूठी शान की ऊंची दीवार खड़ी की थी, वही लोग अब उन्हें तिरस्कार भरी नज़रों से देखते थे। इस दौरान दिव्या ने तलाक का केस भी फाइल कर दिया था और आज पूरे 2 साल बीत चुके थे। कोर्ट की तरफ से उनके तलाक को स्वीकृति मिल गई थी। कोर्ट ने विकास को दिव्या का सारा सामान उसके घर पहुंचाने को आदेश दिया। विकास की कार दिव्या के मायके के सामने आकर रुकी। उसके हाथ में एक लिस्ट थी दिव्या के सामान की, जिसे कोर्ट ने आर्डर के मुताबिक उसे लौटाना था। लेकिन उसके घर के बाहर पहुंचकर वो हैरान रह गया। वहाँ का नज़ारा बदला बदला सा था। उसने डोरबेल बजाई, दरवाज़ा खुला, लेकिन सामने दिव्या नहीं थी। एक अजनबी लड़की खड़ी थी। जी, किससे मिलना है? वो बोली। विकास थोड़ा अचकचा गया। वो दिव्या से मिलना था। लड़की ने भीतर आवाज़ दी, मैडम कोई मिलने आया है आपसे। उसने सोचा था कि अपने बूढ़े माँ बाप के साथ दिव्या गरीबी के दिन काट रही होगी, लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। घर बिल्कुल बदल चुका था। घर में सुविधा का हर सामान था, अच्छी सजावट थी, कोनों में रखे इंडोर प्लांट्स पूरे माहौल खूबसूरत बना रहे थे। तभी दिव्या बाहर आई, लेकिन वो पहले जैसी डरी सहमी हुई दिव्या नहीं थी। अब उसके सामने एक आत्मविश्वास से भरी, आत्मनिर्भर और गरिमामयी लड़की खड़ी थी। सलीके से बंधे हुए बाल, हल्का मेकअप और गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा। विकास हैरान था कि ये वही लड़की थी जिसे उसने कभी अपने पैर की जूती समझा था। वो तुम्हारा सामान लेकर आया था, उसने किसी तरह से कहा। दिव्या ने बिना कोई भाव बदले घर में काम करने वाली बाई को आवाज़ दी, सुनीता सामान अंदर रखवा लो। फिर अपनी घड़ी पर नज़र डाली और मुड़ने लगी। मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ।
जैसे ही दिव्या दरवाजे से बाहर निकली, विकास हड़बड़ी में उसके पीछे आया। दिव्या सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन तब तक दिव्या घर के अंदर बनी एक बड़ी इमारत में दाखिल हो चुकी थी। विकास ने उत्सुकता से सिर उठाकर देखा। बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में बड़े अक्षरों में लिखा था, दिव्या लर्निंग इंस्टीट्यूट। विकास की आंखें खुली की खुली रह गई। अपनी हिम्मत के बल पर दिव्या कितना कुछ हासिल कर चुकी थी। उसका दिल किया कि दिव्या को आवाज़ देकर बुलाए और उससे माफ़ी मांग कर कहे, वापस आ जाओ मेरी दुनिया में, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। लेकिन अब वो कुछ कहने सुनने का हक खो चुका था। धीमे कदमों से वो अपनी कार की ओर बढ़ा, परंतु हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ उसे पीछे से खींच रहा हो। वो बोझ था उसके किए और कर्मों का फल, उसके गलत फैसलों का। लेकिन अब उसके पास सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था और दिव्या के पास एक नई जिंदगी। आज दिव्या एक पीड़िता नहीं बल्कि अपने जैसे अन्य लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। जो कभी चुप रहकर जुल्म सहती थी, अब अपनी आवाज़ बुलंद कर चुकी थी। जो कभी घुट घुट कर जी रही थी, अब खुलकर सांस ले रही थी। और सबसे बड़ी बात, अब वह खुद से प्यार करने लगी थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, सपने थे, ढेर सारे सपने।